Hello students, welcome you all with a new video. Subject is Organization, Commerce and Management. We have discussed the theories and we all are focusing on FIO's principles of management. Ninth principle we have already discussed. Now we will continue from 10th principle of management of FIO's principle. तो 10वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब ये होता है कि चीज़ों को सही जगह पे अरेंज करना। मतलब क्या है, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट जॉब, ह्यूमन रिसोर्स को अलॉट करना, मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब क्या है, हर चीज़ें उनकी अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे होनी चाहिए और सही टाइम पे होनी चाहिए या सही पर्सन के साथ होनी चाहिए, ऐसा या इस प्रिंसिपल का कहना है। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड मैक्सिमम इफ़िशियंसी। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक फिज़िकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि जितनी भी लाइफ फोर्स हम उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं वो, और फिज़िकल रिसोर्स का मतलब होता है बिल्डिंग, लैंड, मटेरियल, कैपिटल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इन दोनों रिसोर्सेस का जो तालमेल है, जो बैलेंस है, वो सही होना चाहिए। मतलब आप ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स को अलॉट करो, कोई मटेरियल या कोई टेक्नोलॉजी या कोई काम जिसे वो अच्छी तरह से आता हो। यही यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि आपको अगर बहुत अच्छे इफ़िशियंसी चाहिए तो ऐसा ही वर्कर आप चुनो जिसे वो काम अच्छे से आता हो। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीएनसी मशीन है तो उसे ऑपरेट जिसे करना आता है वही एम्प्लॉय वहाँ पे जो है वो अपॉइंट होना चाहिए, ऐसा इस प्रिंसिपल का कहना है। ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एंड वन ऑन राइट जॉब, ऑर्डरली अरेंज्ड मैन एंड मटेरियल। ये भी वही चीज़ है सेम, यहाँ पे भी यही कहना है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कंडीशन को या इन्वायरमेंट को समझता हो, जिसे उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो, वो इफ़िशिएंटली काम कर पाए जितनी भी फिज़िकल रिसोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल है उसके साथ। The principal focuses on the proper utilization of physical and human resources। सेम यही चीज़ बोली है यहाँ पे भी कि फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों का तालमेल होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, वो रॉ मटेरियल हो जाए या चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर उसे किसी ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली मेंटेन या हैंडल नहीं करते आ रहा है तो वेस्टेज काफ़ी बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही में एरर्स बहुत होगी काम में, और इफ़िशियंसी है जो है वो काफ़ी घट जाएगी, और साथ ही में डैमेज प्रोडक्ट्स वगैरह बनने के भी बहुत चांसेस है। इसीलिए यहाँ पे यही बोला है कि ऐसे ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए जो फिज़िकल रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा सकते हो। फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब क्या है, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो सबके लिए फिक्स्ड हो। मतलब कोई भी वर्कर है उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ज़रूरी है। इसीलिए देखो, कहीं भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो उनका हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे आप महिंद्रा की बात करो, जो ट्रैक्टर कंपनी है हमारे यहाँ पे अवेलेबल, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे छोटे छोटे जो पार्ट है उसकी असेंबली का जो एक हिस्सा होता है वो अलग होता है, पेंटिंग का हिस्सा अलग होता है, जो स्क्रू फिटिंग वगैरह होता है उसका हिस्सा अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी प्लेस है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, डिसाइड होता है, और साथ ही में जो भी उसके साथ काम करता है वो भी एम्प्लॉय फिक्स्ड होता है।
तो आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब ये होता है कि सबको समान रूप से और विथ जस्टिस ट्रीट करना। देखो यहाँ पे बोला है ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। अब देखो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल पे तैनात होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर डिपार्टमेंट भी अलग है लेकिन दोनों एम्प्लॉयज़ की पोस्ट अगर सेम है तो आप जो भी उनको पे कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर सेम डिपार्टमेंट है, सेम वर्क की पोजीशन है और सेम पोस्ट दो अलग अलग एम्प्लॉय शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक लड़का है या फिर एक लड़की है तो जेंडर के हिसाब से लड़की को कम पेमेंट मिल रहा है, लड़के को ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉई उतना ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जितने कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं या फिर बाकी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसीलिए एम्प्लॉयज़ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए पेमेंट के बेसिस पे। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये बोला है कि पेमेंट के बारे में उन्होंने फेयर होना चाहिए। मतलब फेयर मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो भी रेम्यूनरेशन फिक्स किया है सेम पोस्ट के लिए दूसरे एम्प्लॉय को, वही रेम्यूनरेशन दूसरे एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए जो सेम पोस्ट पे दूसरे डिपार्टमेंट में हो। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। सेम बात कही गई है। अलग अलग ब्रांचेस होती है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ब्रांचेस होती है, वहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉय की बहुत बार पोस्ट जो है सेम होती है। जैसे सुपरवाइज़र हो गया या फिर कोई भी एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर काम कर रहा है तो अगर सेम पोस्ट अगर उनकी है तो उनको वेजेस भी सेम मिलनी चाहिए और साथ ही में फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स नहीं होने चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट ने कि वो एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा, या फिर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाना चाहिए। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो ये प्रिंसिपल यही यहाँ पे बताता है और उससे फ़ायदा क्या होता है कि इक्विटी के कारण दो एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन जो है वो अवॉइड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि भैया मैं भी उतने ही टाइम से काम कर रहा हूँ, सेम पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उस एम्प्लॉय को 12,000 मिल रहा है, मुझे 10 क्यों? तो इससे लेकर झगड़ा हो सकता है ना। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल फॉलो करती है तो वहाँ पे झगड़े के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट सैलरी और वेजेस बट इट्स अबाउट रूल। मतलब क्या है, एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना लिया कि सबके लिए जो है वो जस्टिस वाली सिचुएशन हम लोग फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखेगी और जो भी एम्प्लॉयज़ है सेम पोस्ट पे सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको सेम वेजेस अगर दी जाएगी, ये रूल अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है तो उनका काम बहुत स्मूथली चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, देखो एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या है, कोई कितना भी कुछ भी कर ले उनको इक्वल पोस्ट अगर है तो वो उसके हिसाब से पे होगा। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि कोई कौन सी भी पोस्ट शेयर कर रहा हो, किसी भी पोस्ट पे हो, उसको जो है जस्टिस मिलेगा, फेयर वेजेस प्रोवाइड होगा जो वो डिज़र्व करते हैं। फाइन, आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अब देखो
स्टेबिलिटी और टेन्योर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस प्रिंसिपल में सीधे सीधे ये बताया है कि आप अपने एम्प्लॉय को कभी भी रिक्रूट नहीं कर सकते, मतलब काम पे नहीं रख सकते हो, और कभी भी निकाल नहीं सकते, कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट पे लग गए हो, तो 1 महीना आपने काम किया, बाद में वहाँ की मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं, आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और एम्प्लॉय डरा डरा सा रहेगा। हमेशा उसको वही चिंता सताएगी ना कि मेरी जॉब जो है वो कभी भी जा सकती है, खतरे में है। तो वो क्या करेगा, अपने काम में मन नहीं लगा पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं पे अपॉइंट हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो रहा है, तो उसे उस माहौल में ढलने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में ढलने के लिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, 6-7 महीने या साल भर लग ही जाता है। तो उतना टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने उस एम्प्लॉय को देना चाहिए, और उसके बाद ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी स्किल्स है या जो भी डेवलपमेंट है वो खुद में ला सकता है। और यही यहाँ पे इस प्रिंसिपल में बोला है कि टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, एक समय मिलना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन में ढलने का एक समय मिलना चाहिए, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को एश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरी जॉब जो है वो सिक्योर होगी, मैं कभी भी निकाला नहीं जा सकता। तो अगर ये एश्योरेंस कंपनी या मैनेजमेंट के थ्रू अगर मिल जाए एम्प्लॉय को, तो वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, और इफ़िशिएंटली जो भी उसको टास्क मिलता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है, वो क्योंकि वो खुश रहता है कि उसकी जॉब नहीं जाने वाली। तो यही यहाँ पे ये प्रिंसिपल बताता है। At the time of recruitment of employees, the management should assure them about stability of tenure और job security। सेम वही चीज़ बोली गई है कि आप कभी भी एम्प्लॉय को एकदम से अपॉइंट करके टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, या बार बार उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या रिलोकेट उसको नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयज़। अब जॉब सेटिस्फैक्शन की बात जब आती है, तो एम्प्लॉय अश्योर होना चाहिए उसके जॉब सिक्योरिटी के बारे में कि कुछ भी हो जाए, मेरी कंपनी मुझे जॉब से एकदम से नहीं निकालने वाली। ये अश्योरेंस हर एक एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने देना चाहिए। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एडवर्सली, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर रेशो। मतलब क्या है, अगर इनसिक्योर है कोई एम्प्लॉय, तो वो 100% जो भी अपना है वो नहीं दे पाएगा। और वही अगर किसी एम्प्लॉय को अच्छे से जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो वो छोड़ के जाएगा भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन। टर्नओवर का मतलब होता है छोड़ के जाना, तो वो छोड़ के बार बार जाएगा भी नहीं, और बहुत मन लगा के काम भी करेगा। और ये चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना मतलब क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या जो भी हमारी काम करने की मेथड है, या मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, या जिस प्रकार की टेक्निक वो लोग यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वो अच्छी है बुरी है, उससे कुछ एम्प्लॉयज़ से सजेशन मांगना, या फिर एम्प्लॉयज़ से कुछ आइडिया पूछना उनकी, तो ये हो गया इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव यहाँ पे जो बोला है वो एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यूज़ हुआ है। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन द इनोवेटिव वे। मतलब एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैनेजमेंट ने बार बार एम्प्लॉयज़ से भी सजेशन या आइडियाज़ लेने चाहिए कि इसे हम और कौन से इफ़िशिएंट वे में और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। द मैनेजर शुड ऑलवेज वेलकम टू सजेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयज़। ज़रूरी नहीं है गाइस कि लो लेवल पे आप काम कर रहे हो तो आप अच्छे आइडियाज़ या सजेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे नहीं सकते। एक बेंचमार्किंग होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे क्या होता है, जो भी टीम लीडर होता है वो अपने हर एक टीम मेंबर या एम्प्लॉय को पूछता है कि आप
ये क्राइटेरिया, ये प्लानिंग मैंने सोच रखी है आगे के काम के लिए, तो इसमें आपका क्या कहना है, या फिर कोई योगदान अगर आपका बनता है तो आप दे सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे आइडिया जो है एम्प्लॉय देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत काम भी आते हैं। तो यहाँ पे मौका मिलना चाहिए एम्प्लॉयज़ को अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने का। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड सेल्फ मोटिवेशन इन एम्प्लॉयज़। तो ऐसे में होता ये है कि एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते रहते हैं बार बार, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छा करीबी रिश्ता भी वो लोग क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे क्रॉप्स। इसका मतलब होता है टीम वर्क। तो टीम वर्क के बारे में तो आपको सबको पता है, आपको भी क्लास में प्रोजेक्ट दिया जाता है तो टीम में आप लोग काम करते हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टीम वर्क का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टीम हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर कोई भी छोटी मोटी कंपनी या कोई भी फर्म, कुछ भी हो जाए, वो विदाउट टीम या विदाउट ह्यूमन सपोर्ट्स, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन सपोर्ट, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल प्रोसीजर। तो होता ये है कि इतना बड़ा ग्रुप होता है तो हर एक के विचार, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, तो सबको एक टीम बना के चलना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है, वहाँ पे भी टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपर लेवल पे हूँ या मैनेजर हूँ कंपनी का तो मेरी बात ही आपको सुननी पड़ेगी, जो मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं बोल सकता। उसको अपने टीम को भी अपने जो भी डिसीजंस होते हैं कंपनी के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसमें इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्पिरिट दे क्रॉप्स मीन यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है टीम। तो टीम ही स्ट्रेंथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, टीम ही स्ट्रेंथ होती है सबसे बड़ी। और इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को टीम में काम करना पड़ता है। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैनेजर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही नहीं सुनानी है, जितने भी मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उनकी भी सुननी है। इसीलिए यहाँ पे बोला है रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड अंडरस्टैंड अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल ईजीली। मतलब क्या है, अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो जो भी प्री डिटरमाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के होंगे वो बहुत स्मूथली और इजीली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव कर पाएगी। मतलब हमारे घर में ही देखो, हम अगर मिलजुल के काम करते हैं तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब क्या है, टाइम भी बच जाता है, फालतू के जो एफर्ट लगते हैं वो भी बच जाते हैं, वेस्टेज जो होता है वो भी बच जाता है। तो इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये हो गया अपने फॉयल्स के, हेनरी फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे कंप्लीट। ये जो भी जितना भी पोर्शन है थ्योरी ऑफ फॉयल्स प्रिंसिपल, ये यहाँ पे कंप्लीट है। ये 14 प्रिंसिपल में अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। देन आपको ये इतने भी प्रिंसिपल अपने नोटबुक में अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में, जिस तरह से आपको समझ में आया वैसे लिखने हैं, लिखने की कोशिश करनी है। ओके, जो आज तक होमवर्क या असाइनमेंट व्हाट्सएप पे दे रहे हैं डेली, उनके लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन, और जो नहीं दे रहे हैं प्लीज़ सुधर जाओ। अभी से ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। इट्स 12th गाइस, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट स्टडीज़। देन टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।